तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है इसोफेजियल वेरिसिस। अभी तक हमने पढ़ा है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन था इसोफेजियल वेरिसिस। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको इमेज में देख रहे हो, ये इसोफेगस का इमेज है जिसके अंदर ये वेन्स है। वेन्स क्या हो रही है? डायलेटेड हो रही हैं। इमेज में देखिए, वेन्स डायलेटेड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना ब्लड फुल है। ठीक है। और कभी भी जैसे कोई पेशेंट, जब भी ये पर्सन स्वेलो करेगा तो प्रेशर की वजह से ये वेन्स रप्चर हो सकती हैं। ठीक है। इसका मेनली रीजन क्या था? पोर्टल हाइपरटेंशन, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ठीक है। तो ये है इसोफेजियल वेरिसिस। तो इसोफेजियल वेरिसिस क्या होती है? डायलेटेड, और देखो यहाँ पे डायलेटेड है और टोर्टस है यानी फ्रेजाइल है। ठीक है। वेन्स इन सब म्यूकोजल एरिया, क्योंकि वेन्स सब म्यूकोजल एरिया के अंदर, ब्लड सप्लाई सब म्यूकोजल एरिया के अंदर ही होती है। इन इसोफेगस एक इसोफेजियल वेरिसिस एक मोस्ट लीथल कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन का, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, हमारे को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, नहीं तो पेशेंट शोक के अंदर जा सकता है। ठीक है। तो लिखते हैं इसके अंदर इसोफेजियल वेरिसिस। ठीक है। इट इज डायलेटेड एंड टोर्टस यानी फ्रेजाइल। ठीक है। वेन्स सबम्यूकोजल इन सबम्यूकोजल लेयर ऑफ इसोफेगस। सबम्यूकोजल, ठीक है, सबम्यूकोजल लेयर ऑफ इसोफेगस, जो आपको इमेज में दिख रहा। इसोफेगस की सबम्यूकोजल लेयर के अंदर वेन्स डायलेटेड हो जाती है और टोर्टस हो जाती है। ठीक है। ये क्या है? इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। अगली लाइन में लिखेंगे, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। क्योंकि अगर हमारे को हम टाइम से अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो पेशेंट शॉक के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद इट इज ए डायलेटेड एंड टोर्टस वेन्स इन सबम्यूकोजल लेयर ऑफ इसोफेगस एंड इट इज ए इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। आपको पता होना चाहिए नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर कितना होता है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था, नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर होता है 5 से लेके 10 mmHg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 से लेके 10 mmHg होता है नॉर्मल पोर्टल वेन का प्रेशर। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इसका कोज। ठीक है, इसका पैथोफिजियोलॉजी। देखिए, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखिए, ये लीवर है। ठीक है, लीवर दिख रहा है आपको। लीवर के अंदर सिरोसिस हो रहा है। ठीक है, लीवर के जस्ट बीच में से ही एंटर हो रहा है इसोफेगस। तो सिरोसिस की वजह से लीवर हो जाता है हार्ड रोक लाइक सब्सटेंस, और वहीं पे इसके जो पोर्टल वेन के अंदर हो जाता है प्रेशर हाई। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये होती है लीवर का डायग्राम। इसके बीच में से यहां से एंटर होता है इसोफेगस। ये है इसोफेगस। अब लीवर के अंदर क्या है? सिरोसिस है। सिरोसिस होने की वजह से लीवर बिल्कुल रोक लाइक सब बन चुकी है, बिल्कुल हार्ड बन चुकी है लीवर। ठीक है। और लीवर के अंदर सिरोसिस होने की वजह से लीवर, अपने को पता है, ब्लड सप्लाई कहाँ से लेती है? जो न्यूट्रिशन वाला होता है वो होता है पोर्टल वेन के अंदर से। ये क्या है? पोर्टल वेन है। दिस इज द पोर्टल वेन। ये क्या है? पोर्टल वेन है। लीवर
ब्लड सप्लाई लेती है पोर्टल वेन से। अब पोर्टल वेन की एक ब्रांच कनेक्ट होती है ईसोफेगस से, ठीक है। पोर्टल वेन की एक ब्रांच आई ऐसे और ये कनेक्ट होती है ईसोफेगस से, ठीक है। इसमें से भी मल्टीपल ब्रांच ऐसे छोटी छोटी वेन्यूल्स निकलती हैं और ईसोफेगस को चारों तरफ से ऐसे सर्कुलेट करती हैं, ठीक है। दोनों साइड से ऐसे ईसोफेगस को सर्कुलेट करती है, ठीक है, करती हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ होने लग रही है। पहली बात तो लीवर के अंदर सिरोसिस है। लीवर के अंदर क्या है, यहाँ पे है सिरोसिस। सिरोसिस की वजह से क्या है, लीवर के अंदर जितना भी ब्लड आना था पोर्टल वेन से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये ब्लड है पोर्टल वेन के अंदर, इसका लेवल बढ़ने लग गया है। पोर्टल वेन के अंदर ब्लड का लेवल बढ़ने लग गया है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगा है। उससे क्या होएगा, पोर्टल वेन के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, यानी ये क्या हो गया है, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। यहाँ पे है पोर्टल हाइपरटेंशन। अब एक चीज तो हो गई पोर्टल हाइपरटेंशन, दूसरा जो एनाटॉमी होती है ईसोफेगस की एनाटॉमी देखिए जो डायग्राम में बनाई हुई है। जो ईसोफेगस होता है ना वो बिल्कुल लीवर के अंदर से एंटर होकर निकलता है। जो ईसोफेगस है लीवर के बीच में से एंटर होकर निकलता है। उससे क्या होएगा, लीवर जो हार्ड बनी है, रॉकी सब्सटेंस बनी है, वो क्या करेगी, ईसोफेगस को कंप्रेस करेगी, इसको और फ्रेजाइल बना देगी। तो ये दोनों कोजेस, एक तो पोर्टल हाइपरटेंशन प्लस में लीवर का ईसोफेगस का लीवर के अंदर से एंट्री होना, एनाटॉमी होना, जिससे दोनों ने मिलके क्या करता है, ये जो पोर्टल वेन है ना इनको सॉफ्ट, टोर्टस, स्वोलन और फ्रेजाइल बना देते हैं। ये दोनों कोज मिलके पोर्टल वेन्स को सॉफ्ट, टोर्टस, सोलन और फ्रेजाइल बना देंगे, जिससे क्या होएगा, यहाँ के वेन सोलन हो जाएगी, यानी फूल जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर से ब्लड निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। अब इनकी जो ये वेन्स हैं जो मैंने डायग्राम में बनाया है, दीज ऑल आर द वेन्स, ठीक है। ये सभी क्या हैं, वेन्स हैं। तो वेन्स का ब्लड कहाँ पे ड्रेन होता है, फाइनली जाके पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। और पोर्टल वेन के अंदर पहले ही क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन। पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये जो वेन्स है ना, ईसोफेजियल वेन्स, ठीक है, कौन सी वेन है ये, ईसोफेजियल वेन्स। जो ईसोफेजियल वेन्स है ना, इनके अंदर ब्लड यहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये ब्लड के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग गया, किसके अंदर, ईसोफेजियल वेन के अंदर, ठीक है। पोर्टल वेन के अंदर ऑलरेडी प्रेशर हाई है, ठीक है। तो ये ब्लड का प्रेशर पोर्टल वेन्स के अंदर तो नहीं जा सकता, ठीक है। जो ईसोफेजियल वेन के अंदर जो प्रेशर बढ़ने लग रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पोर्टल वेन के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वजह से प्रेशर है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ये ईसोफेजियल वेन ऐसे फूलती जाती है और एक टाइम पे आके ये फूलती फूलती ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस, ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसिस, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, जो ईसोफेगस के चारों तरफ जो वेन्स होते हैं, देखिए एक केवल डायग्राम बनाते केवल और केवल ईसोफेगस का। देखिए ये है ईसोफेगस के हमारे को तरफ पता है इसकी सबम्यूकोजल लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल यानी वेन्स होंगे। हम बात करेंगे केवल वेन्स की। तो इसके चारों सबम्यूकोजल एरिया के अंदर क्या है, ये है ईसोफेजियल वेन्स। ईसोफेजियल वेन्स है। अब ईसोफेजियल वेन्स एक सिस्टम से कनेक्ट होते हैं जिसका नाम होता है हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। एक सर्कुलेशन होता है हिपैटोपोर्टल सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन ये कहता है जीआईटी का सारा ब्लड वेन्स से, ठीक है,
डायरेक्ट हार्ट के पास इंफीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा, पहले वो लीवर से जाएगा, लीवर से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट पहुंचेगा। ये है हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ईसोफेगस भी एक जीआईटी का पार्ट है, ठीक है। तो ईसोफेगस की वेन्स का ब्लड सबसे पहले ड्रेन होके, यहाँ से ईसोफेजियल वेन्स का ब्लड इधर से हर जगह से, आगे से पीछे से हर जगह से फाइनली ड्रेन होके कनेक्ट होता है पोर्टल वेन के अंदर, और ये पोर्टल वेन जाता है लीवर के पास, और लीवर इस ब्लड को ड्रेन करती है इंफीरियर वेना केवा से। इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जाता है हार्ट के पास, हार्ट से फिर ये ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, और एक ईसोफेजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है ईसोफेगस को। ये एक सर्कुलेशन समझ में आ गया भाई। हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया आर्टरीज को, आर्टरी भी कौन सी, ईसोफेजियल आर्टरी। लो इसको भी पूरा कंप्लीट लिख देते हैं। ईसोफेजियल आर्टरी, हार्ट ने ब्लड दिया ईसोफेजियल आर्टरी को। अब ईसोफेजियल आर्टरी को अगर हार्ट ने ब्लड दिया है तो ये ब्लड जाएगा ईसोफेगस के अंदर, ब्लड पहुंच गया भाई, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया। अब ईसोफेजियल आर्टरी से जो ईसोफेजियल वेन्स हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्या है, ईसोफेजियल वेन्स, ठीक है। ईसोफेजियल आर्टरी से ये ब्लड जाएगा ईसोफेजियल वेन्स के अंदर, नॉर्मल सर्कुलेशन है। आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ईसोफेगस ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा और ब्लड को ड्रेन कर दिया ईसोफेगस वेन में। अब ईसोफेगस वेन से ये कहाँ जाएगा, पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। पोर्टल वेन के अंदर क्यों जाएगा भाई, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन होता है, मैंने कई बार आपको बता दिया है, ठीक है। तो पोर्टल वेन के अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है, पोर्टल वेन के अंदर पहले ही हाइपरटेंशन है और लीवर के अंदर हो रही है सिरोसिस। सिरोसिस की वजह से हुआ है हाइपरटेंशन, ठीक है। लीवर के अंदर हुआ है सिरोसिस और पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन। तो पोर्टल वेन का प्रेशर हाई है, और कभी भी प्रेशर लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जाता ब्लड, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लड का फ्लो होता है। एवरीबॉडी नो, हमेशा जो वॉल्यूम का फ्लो होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है, अपने को पता है ये बात, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लड का फ्लो होता है। इतनी बात खत्म। तो अब पोर्टल वेन के अंदर हाइपरटेंशन है, यानी यहां पे पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर क्या है, हाई है। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज होने का जगह ढूंढेगा, जहां से भी इसको मिल गया ना कि ब्लड बहुत ज्यादा वॉल्यूम भरा पड़ा है, जहां से भी इसको लीकेज दिख गई, ये सारा प्रेशर उस तरफ शिफ्ट होकर अपना प्रेशर हल्का कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ईसोफेजियल वेन के अंदर यहाँ पे आर्टरी से ब्लड तो आ रहा है, लेकिन वेन्स का ब्लड ड्रेन नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि पोर्टल वेन से आगे ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है, जिससे क्या होएगा, पोर्टल वेन का प्रेशर इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इधर लो जी, इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा पोर्टल वेन का प्रेशर, जिससे क्या होएगा, ये जो पोर्टल वेन्स है ना, जो ईसोफेजियल वेन्स है, ये क्या होने लगी, सोलन हो जाएगी, सोलन यानी फूल जाएंगी, ठीक है। सोलन हो जाएगी, फूलने लग जाएंगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा इसकी थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगी और ये एकदम से ब्रस्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये ब्रस्ट होती हैं, तो जो पोर्टल वेन का जितना भी ब्लड है ना, वो सारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी ईसोफेजियल वेन्स की तरफ जाएगा, और सारा ब्लड इधर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है आपका ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेस। सबसे सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको समझा दिया है, बस बात खत्म, इतनी ही, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोजेस की, कि ईसोफेजियल वेरिसेस का कोज क्या हो सकता है। कोज सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको, पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकंड, लीवर सिरोसिस, ठीक है, लीवर सिरोसिस।
लीवर सिरोसिस, ये दो कोज होते हैं मेन, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन और लीवर सिरोसिस। उसके बाद बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स के देखो, ईसोफेजियल वेरिसेस हमेशा शांति रहता है, ये शांत रहेगा जब तक कि ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाती। जब तक ब्लीडिंग नहीं होती तब तक कोई सिम्टम शो नहीं होते, ठीक है। तो यूजुअली साइलेंट until bleeding starts। जब तक कि ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती ये साइलेंट ही रहता है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पेशेंट के अंदर हेमेटेमेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। जितना भी ब्लड है वो स्टमक के अंदर जाएगा और स्टमक के अंदर से वो वोमिटिंग होएगा तो वोमिटिंग के अंदर ब्लड आएगा। उसके बाद पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे साइन ऑफ शॉक, क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम लॉस्ट हो रहा है पेशेंट के अंदर, इसकी वजह से शॉक के साइन देखने मिलेंगे, जैसे टेकिकार्डिया, टेकिपीनिया, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये छोटे मोटे साइन, ठीक है, अपने को देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक और क्लिनिकल फीचर होता है जो देखने को मिलता है इसोफेजियल वेरिसिस के साथ साथ, जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेन सोलन होती है तो इसोफेगस की भी होती है, प्लस में एब्डोमिनल की वेन भी स्वेलन होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो जितनी भी वेन्स है वो सोलन हो जाती है। सबसे मेन तो हम बात कर रहे हैं इसोफेजियल वेन सोलन होती है, साथ में एब्डोमिन के अंदर जो मेन वेन्स है ना वे भी फूल जाती है, सोलन हो जाती है, जिसको बोलते हैं कैपट मेडुसे, कैपट मेडुसे। ठीक है, कैपट मेडुसे मैंने आपको लीवर सिरोसिस के अंदर बताया था, ये देखिए कैपट मेडुसे का इमेज, ठीक है, ये होता है कैपट मेडुसे, ठीक है। ये भी देखने को मिलता है अपने को पोर्टल हाइपरटेंशन या इसोफेजियल वेरिसिस के साथ साथ, ठीक है। ये था क्लिनिकल फीचर। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको लीवर सिरोसिस तो नहीं है, लीवर सिरोसिस है तो फिर अपने को भाई डाउट हो जाएगा कि हाँ भाई पेशेंट को जरूर इसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है। हम उससे पूछेंगे भाई एकदम से शोक के साइन तो नहीं आए हैं, या वोमिटिंग के अंदर ब्लड तो नहीं आया है, ऐसे कोई सिम्टम, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा और क्लिनिकल फीचर लिख लो, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी देखने को मिलता है। हिस्ट्री करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम करेंगे एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी करेंगे, और उसके बाद हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट करेंगे यूएसजी डॉपलर, ठीक है, यूएसजी डॉपलर करेंगे हम, ठीक है। यूएसजी डॉपलर करने के बाद हम कर सकते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। हम इसोफेजियल वेरिसिस को, ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपके पास कोई पेशेंट आता है ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसिस का, उसको सबसे पहले एनपीओ कर दो, क्योंकि अगर पेशेंट कुछ भी खाएगा या पिएगा तो जब भी खाना, जब पैरासिलिसिस मूवमेंट जब चलती है इसोफेगस से, तो इसोफेगस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो वहाँ पे रिस्क है कि जैसे इसोफेगल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए उसी टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो एनपीओ कर दो। एनपीओ के साथ साथ पेशेंट के आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो, ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो, और पेशेंट को जरूरत पड़ने पे ब्लड ट्रांसफ्यूज भी कर दो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लीड
वो ब्लड है स्टमक के अंदर, तो हम गैस्ट्रिक लवाज भी कर सकते हैं। पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक लवाज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी थोड़ी सी एलिवेटेड पोजीशन, ठीक है, ताकि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ ना हो और पेशेंट एस्पिरेट भी ना कर जाए, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन करेंगे एलिवेट हेड एंड ऑफ बेड। बेड का जो हेड वाला हिस्सा है उसको एलिवेट हेड एंड ऑफ बेड, उसको एलिवेट कर दो, यानी सेमी फाउलर टाइप की पोजीशन दे दो। साथ में लेफ्ट लेटरल, इसके साथ ही पेशेंट को दीजिए लेफ्ट लेटरल, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करा जाए। लेफ्ट लेटरल, ठीक है, लेफ्ट लेटरल विद हेड एलिवेटेड, सेमी फाउलर कर देंगे, साथ में हेड को लेफ्ट साइड टिल्ट कर देंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। क्यों? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम आईवी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर देंगे पेशेंट को, आईवी ड्रग्स देंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, ठीक है, आईवी देंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ऐसी ड्रग्स जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, ताकि जो वे डायलेटेड हुए ना उनके अंदर थोड़ा सा अफेक्ट पड़े। एग्जाम्पल के लिए जो दो मेनली ड्रग्स दी जाती है, एक ड्रग होती है ऑक्टीरोटाइड, ऑक्टीरोटाइड, ठीक है, ऑक्टीरोटाइड। ऑक्टीरोटाइड का नाम सुना होगा, नहीं तो वैसोप्रेसिन का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। ये दो ड्रग्स पेशेंट को देंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्टेरोटाइड, ऑक्टीरोटाइड, ये सारी चीज देंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे नॉन सर्जिकल मेथड, सबसे पहले मैनेजमेंट का, जिसके अंदर हम एक ट्यूब डालते हैं, एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसका नाम होता है एसबी ट्यूब। एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, वैसे तो दो टाइप की ट्यूब होती है। नंबर 1 होती है एसबी ट्यूब, सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर, सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कैसी होती है, एक बार इमेज देख लेते हैं। दिस इज द सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, देखिए ये है एसबी ट्यूब। एग्जाम में 2-3 बारी इसका इमेज आया है, ठीक है। एक ट्यूब है, जैसे सिंपल, इसका से बिल्कुल रफ सिंपल डायग्राम बना, ऐसे तीन बैलून के पोर्ट हो गए, उसके बाद एक लंबी सी लाइन, उसके बाद एक आगे यहाँ पे एक और पोर्ट हो गया, और एक लंबा सा बैलून ऐसे। ये है बिल्कुल सिंपल डायग्राम एसबी ट्यूब का, ठीक है, जो मैंने बताया, जो मैंने इधर बनाया है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम। अब देखिए इमेज के अंदर क्या है, एसबी ट्यूब के अंदर ना जो सिंगल स्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है, ये एक ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब है। सबसे पहले तो ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब है, जिसके अंदर 3 ल्यूमन होते हैं, एक गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने के लिए, एक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए, एक ईसोफेजियल बैलून को फुलाने के लिए, ठीक है। क्या क्या है, एक बैलून को गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, एक ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, एक गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए, ठीक है। 2 बैलून के लिए है और एक एस्पिरेशन के लिए है, ठीक है, ओके। एक ये बैलून के लिए गैस्ट्रिक वाला, एक गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने के लिए, एक ईसोफेजियल बैलून को फुलाने के लिए, और एक एस्पिरेट करने के लिए, जो स्टमक के अंदर कुछ जो ब्लड इकट्ठा हो गया है उसको एस्पिरेट करते हुए, ठीक है। तो ये 3, ये तो है भाई गैस्ट्रिक बैलून, ठीक है, दिस इज गैस्ट्रिक बैलून,
एंड दिस इज ईसोफेजियल बैलून, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ईसोफेजियल बैलून है। हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर इंसर्ट करके ईसोफेजियल बैलून को फुला देंगे, जिससे ईसोफेगस के जो बैलून है ना वो ईसोफेगस को चारों तरफ ऐसे धक्का लगाएगा, ठीक है, ऐसे प्रेशर लगाएगा, जिससे क्या प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एस्पिरेशन पोर्ट है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक बैलून को इसलिए इन्फ्लेट करते हैं ताकि उसका प्लेसमेंट ढंग से रहे। ठीक है, और एक बार ये पूछा गया था कि सबसे पहले कौन से बैलून को इन्फ्लेट करना है हमने, गैस्ट्रिक को या ईसोफेजियल को। तो सबसे पहले हमने पेशेंट के अंदर ये इंसर्ट करने के बाद पहले गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करके इस एसबी ट्यूब को अपनी करेक्ट लोकेशन पे प्लेस कर देना है। उसके बाद ईसोफेजियल बैलून को फुला लेना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट इन्फ्लेट गैस्ट्रिक बैलून, और उसके बाद ईसोफेजियल बैलून। ठीक है, सबसे पहले गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करो, उसके बाद ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करो। गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के बाद पेशेंट के अंदर ये ट्यूब सही जगह पे प्लेस हो जाती है। फिर ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करके हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ईसोफेगस के चारों तरफ, ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर याद रखने की चीज़, एक तो ट्रिपल ल्यूमन है और एक इसका प्रोसेस, पहले गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करके सही पोजीशन में लेके आए, उसके बाद ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करके ब्लीडिंग को स्टॉप करें। ठीक है, तो दिस इज द एसबी ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जाता है कि एसबी ट्यूब के अंदर एक तो एमसीक्यू ये हो गया। ठीक है, ये है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को करो हाईलाइट। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस को हाईलाइट करो, उसके बाद दूसरी चीज प्रेशर इन एसबी ट्यूब, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। जो एसबी ट्यूब का ईसोफेजियल बैलून है उसके अंदर हम कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कितने प्रेशर से ईसोफेजियल वेन्स को कंप्रेस करेंगे जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है 30 से लेके 35 mm ऑफ Hg का। ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लड का सप्लाई ही रुक जाएगा और हो जाएगी नेक्रोसिस। ठीक है, तो प्रेशर इन एसबी ट्यूब होएगा ये। अब एक चीज और नोट लिखिए, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एसबी ट्यूब से ही नोट में डालिए, ऑलवेज कीप सीजर नियर बाय। ठीक है, ऑलवेज कीप सीजर नियर बाय इन पेशेंट विद एसबी ट्यूब। जिस भी पेशेंट के अंदर एसबी ट्यूब इंसर्ट कर रखी है उस पेशेंट के आसपास सीजर को रखिए। तो क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एसबी ट्यूब की वजह से। तो उस टाइम पे हमारे को क्या करना, सीजर लेना है, एसबी ट्यूब को ऐसे कट करना है, और जैसे हम कट करेंगे जितना प्रेशर है ना गैस्ट्रिक बैलून में, ईसोफेजियल बैलून में, सारा एकदम से रिलीज हो जाएगा और एसबी ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इन केस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या इन केस ऑफ इमरजेंसी like airway obstruction, या एस्पिरेशन कर जाए पेशेंट उस टाइम पे भी, तो हमारे को क्या करना है, कट एंड रिमूव द एसबी ट्यूब। एसबी ट्यूब को ऊपर से कट करो, कट करते ही प्रेशर रिलीज हो जाता है एकदम से, और खींच के निकाल लो। ठीक है, खींच के भी आराम से निकालना है, ऐसे नहीं एकदम से खींच दो हाथ से, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है,
अब एसबी ट्यूब जैसे ही एक और ट्यूब होती है सेकेंड ट्यूब, जिसका नाम होता है मिनीसोटा ट्यूब। इस नोट को भी कीजिए हाईलाइट। उसके बाद हमने बात करनी है सेकेंड ट्यूब, जिसका नाम होता है मिनीसोटा। भाई जैसे एसबी ट्यूब ट्रिपल लूमेन थी, ये बस 4 लूमेन वाली है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। मिनीसोटा, ठीक है, यहां पे है 4 ल्यूमन। 3 ल्यूमन तो सेम एसबी ट्यूब की तरह, एक गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, एक ईसोफेजियल बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए, और तीसरा एसबी ट्यूब के अंदर था गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के लिए। यहाँ पे मिनीसोटा के अंदर चौथा एक और पोर्ट आता है ईसोफेजियल एस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये चीज 4 ल्यूमन है, हर ल्यूमन का अपना काम है, एक ल्यूमन का अलग, एक का अलग, एक का अलग, ठीक है, चारों का। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक बैलून इन्फ्लेशन, गैस्ट्रिक बैलून को फुलाने के लिए। दूसरा ईसोफेजियल बैलून इन्फ्लेशन। तीसरा गैस्ट्रिक एस्पिरेशन। ये तीनों तो एसबी ट्यूब के अंदर ही प्रेजेंट थे। यहां पे जो एक और एक्स्ट्रा दिया गया है वो ईसोफेजियल एस्पिरेशन के लिए, ईसोफेजियल एस्पिरेशन के लिए। बस इतना सा है। ये 3 तो भाई एसबी ट्यूब के अंदर भी थे, बस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ईसोफेजियल एस्पिरेशन का ल्यूमन बनाया गया है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है अलग, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। जो ईसोफेजियल वेरिसिस है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट। बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ईसोफेजियल वेरिसिस, जिसके अंदर सबसे पहले हम सबसे छोटी सर्जरी करेंगे, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी। पहली सर्जरी एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी। एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। हमने क्या करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, एंडोस्कोप की हेल्प के द्वारा एक स्क्लेराइजिंग एजेंट ईसोफेगस के चारों तरफ डाल देने हैं, ठीक है। ये स्क्लेराइजिंग एजेंट क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेन्स को श्रिंक कर देंगे। जो ये सोलन हो चुकी है ना वेन्स, जो फूल चुकी है, उन वेन्स को ये श्रिंक कर देंगे, थोड़ा सिकोड़ देंगे, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या करते हैं हम, इंजेक्शन ऑफ स्क्लेराइजिंग एजेंट। स्क्लेराइजिंग एजेंट्स डाल देते हैं। स्क्लेरोथेरेपी का मतलब होता है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग हो जाना, ठीक है। जैसे कौन से एजेंट, जैसे एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन डाल देते हैं कभी कभी, हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज डाल देते हैं, भाई हमने कुछ ऐसे एजेंट डालने हैं जिसकी वजह से जो फूली हुई वेल है ना, वेन्स है ना, जो सोलन वेन्स है वो श्रिंक हो जाए बस। और वो क्या हो सकता है, ऐसे एजेंट्स जो हाई ऑस्मोलैरिटी के हैं, जैसे हाइपरटोनिक सलाइन हो गया, हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज हो गया, जैसे D25 हो गया, हो जाता है। ये तो कॉमी। एक होता है ड्रग जो यूज करी जाती है, पोलीडोकैनाल, पोलीडोकैनाल, ठीक है, पोलीडोकैनाल। ये 3 टाइप के एजेंट जो मेनली यूज करे जाते हैं इंसर्शन के लिए, ठीक है। ये कहां पे, दीज एजेंट्स जो स्क्लेराइजिंग एजेंट्स है आर
इंजेक्टेड अराउंड ब्लीडिंग एरिया, around the bleeding area to stop bleeding, by shrinking the vessels, ठीक है, by shrinking the vessels, ठीक है। ये चीज हमने क्या करना भाई, एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी में हमने एंडोस्कोप का सहारा लेके जो वेन्स ब्लीड हो रही है उनके चारों तरफ स्क्लेराइजिंग एजेंट इंजेक्ट कर देना है। स्क्लेराइजिंग एजेंट कौन सा, हाइपरटोनिक सलाइन, डेक्सोज और पोलिडोकेनाल, ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होएगा, ये सॉल्यूशन उन ब्लीडिंग वेन्स को श्रिंक कर देंगे, सिकोड़ देंगे, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी के। कॉम्प्लिकेशंस जैसे यहाँ पे ईसोफेजियल अल्सरेशन हो जाता है कई बारी, ईसोफेजियल अल्सरेशन हो जाता है, या कभी कभार परफोरेशन तक हो जाता है, ठीक है, कभी कभार परफोरेशन तक हो जाता है। ये है आपका एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर ईसोफेजियल वेरिसियल लाइगेशन, ईसोफेजियल वेरिसियल लाइगेशन, यानी जो वेन्स जो ब्लीड होने लग रही है उनको पकड़ के लाइगेट कर दो, उनको बांध दो ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। सीधी बात है, कुछ वेन्स है, कुछ स्पेसिफिक वेन्स है जहां से ब्लड निकलने लग रहा है, तो उन वेन्स को बांध दो, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ligation of blood vessels around bleeding varices, सिंपल सी बात है भाई, एंडोस्कोप मतलब ईसोफेगस वेरिसेस हो रहा है किसी को, यानी एक स्पेसिफिक पार्ट की वेन्स ब्लीड हो रही है, तो हमने क्या करना है, उस पार्ट की वेन्स को लाइगेट कर देना, बांध देना है, बस। अब तीसरा प्रोसीजर जो है शंटिंग, शंटिंग मतलब फ्लो को डाइवर्ट करना। हमने ईसोफेजियल एरिया के अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है, ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग होने लग रही है, हमने उस प्रेशर को कहीं और शंट कर देना है, यानी डाइवर्ट कर देना है, ताकि ईसोफेजियल वेन्स के ऊपर प्रेशर कम हो, वहां पे दबाव कम पड़े, ठीक है। तो हमने शंटिंग करना है, ठीक है। शंटिंग के अंदर क्या होता है, इट हेल्प इन डिक्रीज shunting help in decrease portal and esophageal pressure, ठीक है। यहां पे शंटिंग मतलब फ्लो को डाइवर्ट कर देना, ठीक है। शंटिंग हम
दो तरह से मेनली करते हैं शंटिंग के अंदर। सबसे पहली शंटिंग जो हम करते हैं वो होती है पोर्टोकेवल शंट। पोर्टोकेवल शंट, इसके अंदर हम पोर्टो मतलब पोर्टल वेन, पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना केवा के साथ शंट कर देते हैं। आपस में जो पोर्टल वेन है ना उसको इंफीरियर वेना केवा के साथ डायरेक्ट अटैच कर देते हैं। जैसे यहां पे क्या हो रहा था, देखिए यहां पे लीवर के अंदर सिरोसिस थी, ठीक है, ये क्या है, पोर्टल वेन है जो लीवर के पास ब्लड सप्लाई कर रही थी और यहां से जाने लग रही है। ये पोर्टल वेन ड्रेन कहाँ पे होती थी, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। ये पोर्टल वेन यहाँ से कनेक्ट होती है इंफीरियर वेना केवा के साथ, ये ले जी यहाँ से ये कनेक्ट होती है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, पोर्टल वेन, ये क्या है, हेपेटिक वेन, ठीक है, हिपेटिक वेन। उसके बाद ये क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिरोसिस, तो सिरोसिस की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लग रहा है। तो हम क्यों ना, व्हाई नॉट वी कनेक्ट दिस पोर्टल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना केवा से कनेक्ट कर देंगे, जिससे जो हाई प्रेशर है पोर्टल वेन का वो शिफ्ट हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा के अंदर, जिससे लीवर को हम बाईपास कर पाएंगे, जिससे पोर्टल वेन का ब्लड सीधा लीवर के अंदर चला जाएगा, पोर्टल वेन का ब्लड सीधा इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाएगा, लीवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं अनास्टमोसिस ऑफ पोर्टल वेन टू इंफीरियर वेना केवा, बस ये तो ठीक है, लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से, ओके। अब बात करते हैं सेकंड टाइप का शंट जो है स्प्लीनोरेनल शंट। स्प्लीनोरेनल शंट, स्प्लीनोरेनल शंट के अंदर क्या करते हैं, स्प्लीनिक वेन को हम लेफ्ट रीनल वेन से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं, स्प्लीनिक वेन को कनेक्ट कर देंगे लेफ्ट रीनल वेन के साथ, स्प्लीनिक वेन को हम कनेक्ट कर देंगे लेफ्ट रीनल वेन के साथ। अब देखिए ये कैसे हुआ है, ये हमारा लीवर था जिसके अंदर सिरोसिस हो गया है। लीवर के साइड में ही एक ऑर्गन होता है, लीवर के पास ही होता है, जिसका नाम होता है स्प्लीन। लो जी, ये है लीवर, ये है स्प्लीन, ठीक है। तो लीवर के पास ब्लड कौन लेके आता है, पोर्टल वेन, ठीक है। ये क्या है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन ब्लड कहाँ से और लेके आती है, स्प्लीन से भी लेके आती है, ठीक है। लो जी, ये पोर्टल वेन कनेक्ट होती है स्प्लीन से भी, स्प्लीन का भी ब्लड आ रहा होता है पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन से जा रहा होता है लीवर के अंदर। यहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर क्या हो रही है, हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से स्प्लीनिक वेन के अंदर भी हाइपरटेंशन मिलेगी, यहाँ पे भी स्वेलिंग मिल सकती है। तो स्प्लीनिक वेन के जस्ट बिलो, यहाँ पे लेफ्ट साइड स्प्लीन होता है ना, यहाँ पे किडनी भी होती है नियर बाई ही, तो किडनी की वेन यहाँ से जा रही होती है, ये क्या होता है, इसके पीछे से जा रही होती है रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन। हम क्या करते हैं, स्प्लीनिक वेन को लेफ्ट रीनल वेन से कनेक्ट कर देते हैं, इस जगह से यहाँ पे इनको कर देते हैं कनेक्ट, ठीक है, आपस में चिपका देते हैं। इससे क्या होएगा, स्प्लीनिक वेन का प्रेशर तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में जो पोर्टल वेन का ब्लड जो लीवर की तरफ ना जाके अब स्प्लीनिक वेन की तरफ मुड़ के और रीनल वेन के अंदर ब्लड को ड्रेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करता है। तो दिस इज स्प्लीनिक रीनल वेन, जिससे फाइनली क्या होएगा, पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया, उससे
ईसोफेजियल वेन के अंदर भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी जितना भी पोर्टल सर्कुलेशन है सभी के अंदर प्रेशर रिलीज हो जाएगा, उनको उस ब्लड को निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा, या तो लेफ्ट रीनल वेन से मिल जाए या हमारा सीधा इन्फीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड रिलीज हो जाए। बस ये थे आपके शंट। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। अब ईसोफेजियल वेरिसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। ईसोफेजियल वेरिसिस के कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले जब वेरिसिस स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, हेमरेज, हेमरेज होता है। उसके बाद हेमरेज जब कंटिन्यू रहता है तो पेशेंट को हो जाता है शोक। कौन सा शोक होता है, हाइपोवोल्यूमिक शोक। और शोक के बाद अगर हम ट्रीट नहीं कर पाते तो पेशेंट की फाइनली हो जाती है डेथ। ठीक है, हाइपोवोल्यूमिक शॉक और डेथ, ये थे कॉम्प्लिकेशन ईसोफेजियल वेरिसिस के। तो थैंक यू फॉर द क्लास।